नमस्कार दोस्तों, सर्जन आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार आपका फिर से स्वागत है। अपन पढ़ रहे हैं पॉलिटी सब्जेक्ट और पिछली क्लासों में हमने लोकतंत्र के स्तंभ के बारे में पढ़ा, डेमोक्रेसी के कितने पिलर्स होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। कल की क्लास में अपन ने पढ़ा कि किस प्रकार विधायिका और कार्यपालिका भारत में आपस में संबंध रखती है और उस संबंध का नाम ही क्या दिया था, संसदीय शासन व्यवस्था। तो संसदीय शासन व्यवस्था भारत ने कहाँ से अपनाई है? ब्रिटेन से अपनाई है, ठीक है। और एज इट इज अपनाई है, कुछ चेंजेस के साथ में है, कुछ चेंजेस के साथ में है। और चेंजेस क्या है कि वहाँ पे संसदीय शासन व्यवस्था के साथ में वहाँ मोनार्की सिस्टम है, बट अपने यहाँ पे रिपब्लिक सिस्टम है। मोनार्की सिस्टम से आप क्या समझते हो कि वहाँ पे जो प्रथम नागरिक है वो वंशानुगत है, हेरिडेटरी होते हैं। और भारत में क्या है, प्रथम नागरिक यानी राष्ट्रपति का पद जो है वो क्या है, निर्वाचित है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे होता है, इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट, ठीक है। ये अपन ने पढ़ी संविधान की पहली विशेषता। संविधान की दूसरी प्रमुख विशेषताओं के अंदर अपन टॉपिक क्या पढ़ रहे थे? संविधान की विशेषताएं। संविधान की विशेषताएं यानी फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की विशेषताएं, ठीक है। और पहली विशेषता क्या पढ़ी थी अपन ने? संसदीय शासन व्यवस्था। क्या पढ़ी? संसदीय शासन व्यवस्था, यानी कि क्या कहते हैं इसे? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सेकंड जो व्यवस्था है, सेकंड जो विशेषता है, यह है कि भारत एक संघीय व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था है या एकात्मक व्यवस्था है, एकात्मक व्यवस्था है। भारत में कैसी व्यवस्था है ये अपन देखने वाले हैं। यानी कि भारत जो है उसमें एक फेडरल सिस्टम है, फेडरल सिस्टम है या फिर यूनिटरी सिस्टम है, यूनिटरी सिस्टम है। किस प्रकार का है, समझ गए? इससे पहले फेडरल सिस्टम होता क्या है और यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है, एक बार ये देखेंगे कि फेडरल सिस्टम की विशेषताएं क्या होती है, एकात्मक सिस्टम की विशेषताएं क्या होती है और भारत में कौन सा सिस्टम है, ठीक है। संघीय व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था। संघीय व्यवस्था से मतलब है ऐसी व्यवस्था किसी सिस्टम के अंदर जहां शक्तियों का बंटवारा होता हो। क्या होता हो? बंटवारा, पावर्स डिस्ट्रीब्यूट होती हो, उसे कहते हैं संघीय शासन व्यवस्थाएं। जैसे कि भारत में एक शक्ति है विधायी शक्ति। क्या शक्ति? विधायी। विधायी शक्ति का मतलब क्या हुआ कि कानून बनाने की शक्ति। भारतीय संविधान में कानून बनाने की शक्ति दो स्तर पे है। कितने स्तर पे है? दो। केंद्रीय स्तर, केंद्रीय स्तर और राज्य के स्तर। केंद्र के स्तर पे कानून कौन बनाता है? संसद। कौन बनाती है? और राज्यों के स्तर पे कौन बनाता है? विधानसभा, ठीक है। एक बार के लिए जैसे मैं यहां लिखूं, यह है विधायी शक्ति यानी कानून बनाने की शक्ति। भारत में विधायी शक्ति कितने स्तर पे है? दो स्तर पे। यानी कि संसद जो कानून बनाती है, संसद ये बनाती है संपूर्ण भारत के लिए। किसके लिए? संपूर्ण भारत के लिए। लेकिन
एक राज्य के लिए कानून बनाना हो तो भारतीय संविधान में किसका प्रावधान है? राज्य के विधानमंडल का, स्टेट लेजिस्लेचर का। यह है राज्य विधान मंडल, इसे कहते हैं स्टेट लेजिस्लेचर। क्या कहते हैं? स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधान मंडल। ये बनाते किसके लिए कानून? केवल राज्य के लिए, राज्य क्षेत्र के लिए। ठीक है, यानी कि विधायी शक्ति का बंटवारा दो स्तर पे हो गया, केंद्रीय स्तर और राज्य का स्तर। तो कुल मिलाके कानून बनाने की शक्ति को डिस्ट्रीब्यूट किया कि नहीं किया? ये जहां डिस्ट्रीब्यूशन आ गया उसे कहते हैं संघवाद, फेडरलिज्म। क्या कहते हैं? फेडरलिज्म कहते हैं। समझ गए? यानी ऐसी कौन सी विशेषताएं होगी जो संघीय विशेषताओं के अंदर आएगी तो अपन कहेंगे ये जो फेडरलिज्म होता है, फेडरलिज्म यानी कि संघवाद, इसका मतलब ही एक ही है कि शक्तियों का क्या होना चाहिए? डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिस्ट्रीब्यूशन, यानी शक्तियां क्या कर दो? बांट दो। जब जिस किसी भी विशेषता से अपने को यह लगता है कि शक्तियां बांटी गई है राज्यों के स्तर पे, उसे क्या कहते हैं? फेडरलिज्म कहते हैं। संघीय शासन व्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? संघीय शासन व्यवस्था। या आप ऐसे भी कह सकते हो, किसी भी विशेषता से यदि आपको लगता है कि राज्य स्ट्रोंग हो रहा है, राज्य क्या हो रहा है? स्ट्रोंग, तो ऐसी विशेषता क्या कहलाती है? संघीय व्यवस्था कहलाती है, फेडरलिज्म कहलाती है, फेडरल फॉर्म ऑफ सिस्टम कहलाता है। समझ गए? ऐसी कोई भी विशेषता जिसमें क्या हो? राज्य आपको स्ट्रोंग होता हुआ दिखाई दे, उसे क्या कहते हैं? फेडरल फॉर्म, संघीय व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा दूसरी अपन ने पढ़ी एकात्मक व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? यानी कि इसे कहते हैं यूनिटरी सिस्टम। यूनिटरी सिस्टम, ठीक है। यहां नाम से देखो, यह है यूनिट। ये क्या है? यूनिट। यूनिट का मतलब होता है इकाई। क्या होता है? इकाई। इकाई का मतलब होता है एक। क्या होता है? एक। एक कौन होता है? एक होता है सेंटर। सेंटर बोले तो केंद्र। ठीक है, यानी कि किसी भी विशेषता से आपको यह लगता हो कि सेंटर यानी केंद्र जो है, केंद्र सरकार या केंद्रीय स्तर की विधायिका, केंद्र स्तर की न्यायपालिका, केंद्र जहां पे शक्तिशाली हो रहा है उसे क्या कहते हैं? एकात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं, एक व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, किसी भी, या इसी को दूसरे रूप में ऐसे कह सकते हैं, यदि आपको स्टेट जो है, राज्य, ये वीक होता हुआ नजर आए, ये कमजोर होता हुआ नजर आए, तो ऐसी विशेषता किस में काउंट की जाएगी? एकात्मक शासन व्यवस्था में काउंट की जाएगी। ठीक है, अभी मैं आपको एक एक विशेषता बताऊंगा और आपसे पूछूंगा कि इससे स्टेट जो है वो स्ट्रोंग हो रहा है या वीक हो रहा है। ठीक है, चलो अभी देखते हैं। तो एक काम करता हूं, अपन लिखते हैं कि संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं कौन कौन सी है, एकात्मक की व्यवस्था कौन कौन सी है, और भारत के संदर्भ में ही बात करने वाले हैं, भारतीय संविधान के संदर्भ में। ठीक है, तो मैं एक काम कर दूं, यहां लिखूंगा फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। ठीक है, फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म यानी कि संघवादी विशेषताएं। ठीक है, ऐसी विशेषताएं जो संघीय फीचर बताती है। और दूसरी तरफ जो है वो मैं लिखने वाला हूं यूनिटरी सिस्टम। क्या लिखने वाला हूं? यूनिटरी फीचर्स। ऐसे फीचर्स जो क्या बताएंगे? एकात्मक के बारे में
बताएंगे, एकात्मक शासन व्यवस्था की बात करेंगे, एकात्मक शासन व्यवस्था की बात करेंगे। समझ गए? और आपको हिंट क्या है, फीचर्स यहां पे क्या होने वाला है, स्टेट जो होंगे यानी कि राज्य जो होंगे वो क्या होने वाले हैं, राज्य यहां पे स्ट्रोंग होने वाले हैं, मजबूत होने वाले हैं। और इस विशेषता के साथ में क्या होने वाला है, जो सेंटर होगा ये तो स्ट्रोंग होगा और जो स्टेट होंगे ये क्या होंगे, वीक होंगे। ठीक है, तो या आप कहो कि हमें तो स्टेट की बात ही करो, तो स्टेट तो यहां पे स्ट्रोंग हो रहे हैं, ऐसी व्यवस्था संघवाद में कहलाएगी, और यहां पे स्टेट क्या हो रहे हैं, वीक हो रहे हैं। स्टेट वीक हो गए, इसका मतलब सत्ता का केंद्र क्या हो गया, एक बोले तो केंद्र, और इसे कहते हैं यूनिटरी सिस्टम, एकात्मक शासन व्यवस्था। ठीक है, मैं आपको फीचर्स बताऊंगा, आपको समझने के बाद में बताना है कि इससे राज्य जो हैं वो स्ट्रोंग हुए हैं या कमजोर हुए हैं। ठीक है, एक बात बताओ, भारत में द्विस्तरीय विधायिका है। कितनी स्तरीय विधायिका है, द्विस्तरीय। इसका मतलब क्या हुआ, एक तो केंद्र का स्तर, ये तो है सेंट्रल लेवल, और सेंट्रल लेवल के ऊपर है संसद, और हमने कह रखा है कि राज्य के स्तर भी जो है, राज्य के स्तर पर भी कानून बनाने के लिए क्या है, राज्य का विधानमंडल। तो हम एक बात बताओ, द्विस्तरीय विधायिका यानी कि इसे कहते हैं टू टीयर जो लेजिस्लेचर है, टू टीयर लेजिस्लेचर, द्विस्तरीय विधायिका। इससे राज्य कमजोर हो रहे हैं या मजबूत हो रहे हैं, राज्यों को शक्ति मिल रही है या नहीं मिल रही कानून बनाने की, जोर से बोलो, मिल रही है, क्योंकि राज्य विधानमंडल का प्रावधान ही इस प्रकार किया है कि एक राज्य के लिए कानून कौन बनाएगा, राज्य का विधानमंडल बनाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि दो स्तर पे विधायिका का होना अपने आप में राज्यों को स्ट्रोंग करता हुआ नजर आ रहा है या कमजोर करता हुआ नजर आ रहा है, जोर से बोलो, सुना नहीं, स्ट्रोंग करता हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब द्विस्तरीय विधायिका किसका फीचर है, ये फेडरलिज्म का फीचर है या एकात्मक यूनिटरी फॉर्म ऑफ सिस्टम का फीचर है, किसका है, फेडरलिज्म का है। ठीक है, तो मैं इस विशेषता को कहां लिखूंगा, इस विशेषता को जो है यहां लिखूंगा। यहां सबसे पहली विशेषता कौन सी होगी, यहां होगी टू टीयर लेजिस्लेचर। ठीक है, टू टीयर लेजिस्लेचर यानी कि हो गई द्विस्तरीय विधायिका। जिस प्रकार से विधायिका दो स्तर पे होती है उसी प्रकार से व्यवस्था की गई है, जैसे कार्यपालिका होती है, एग्जीक्यूटिव। ठीक है, कार्यपालिका होती है जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं मंत्री परिषद। क्या कहते हैं, मंत्री परिषद कहते हैं। मंत्री परिषद का क्या मतलब क्या हुआ, यानी जो मंत्री हैं वो जो मंत्री हैं उन सबको मिला क्या बनती है, मंत्री परिषद बनती है, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्या बनता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रियों की परिषद, और इसे ही कहते हैं सरकार। क्या कहते हैं, सरकार, यानी कि गवर्नमेंट। समझ में आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, संविधान में प्रावधान क्या है कि संसद जो कानून बनाएगी उन कानूनों को इंप्लीमेंट करने के लिए केंद्रीय स्तर के ऊपर केंद्र सरकार होगी, जिसका मुखिया
प्रधानमंत्री होगा। उसी प्रकार राज्य स्तर पर जो विधानमंडल कानून बना रही है, इनको इंप्लीमेंट करने के लिए राज्य के स्तर पर जो सरकार होगी उसका नाम है राज्य की सरकार। क्या नाम है? राज्य की सरकार। और इसका मुखिया जो होगा उसका नाम है चीफ मिनिस्टर। क्या नाम है? चीफ मिनिस्टर। यहां प्राइम मिनिस्टर, यहां चीफ मिनिस्टर। मुझे एक बात बताओ, राज्य के स्तर पर सरकार होने से एक राज्य अपने आप में कमजोरी फील कर रहा है या मजबूती फील कर रहा है? बोलो, मजबूती फील कर रहा है। तो ये किसका फीचर हुआ? राज्य मजबूत होते ही क्या हुआ? संघीय हुई। इन संघीय शासन व्यवस्था की क्या है? विशेषता। आपके एग्जाम में पूछेंगे संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं लिखो, तो आपको वो सारी विशेषताएं लिखनी है जिससे राज्य क्या लगे? आपको मजबूत होता हुआ दिखाई दे। ठीक है, तो सेकंड क्या लिखूंगा मैं? 2 टियर गवर्नमेंट। 2 टियर गवर्नमेंट यानी कि द्विस्तरीय सरकार लिख दो या द्विस्तरीय कार्यपालिका। कोई दिक्कत नहीं है अभी तक आपको? ठीक है। ऐसे ही आपको और कौन से ऐसे फीचर्स लग रहे हैं जिनसे आपको लगता हो कि राज्य अपने आप में मजबूत होते हैं? बताओ। नेक्स्ट पॉइंट अभी आपको एक सेकंड में बताऊं। जैसे कि यह है संसद। ये क्या है? संसद। ठीक है, इसमें होते हैं लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है और राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, तो संसद के अंदर सदन कितने हैं? 2, लोकसभा और राज्यसभा। कितने सदन हैं? 2। ठीक है, यह है राज्य का विधानमंडल। ये क्या है? राज्य का विधानमंडल। इस राज्य के विधानमंडल में भी कितने सदन हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। एक राज्य की जो है विधानसभा हो सकती है, और एक विधान परिषद हो सकती है। क्या हो सकती है? विधान परिषद। जरूरी नहीं हो, लेकिन हो भी सकती है। और एक राज्यपाल। यहां तक साथ हो सब? लोकसभा के अंदर चुनाव कैसे होते हैं? 18 से प्लस वाले, यानी कि वयस्क जो लोग होते हैं वो अपने मत का प्रयोग करते हैं। इसे कहते हैं वयस्क मताधिकार। क्या कहते हैं? वयस्क मताधिकार। एडल्ट फ्रेंचाइजी। क्या कहते हैं? एडल्ट फ्रेंचाइजी। ठीक है, लेकिन राज्य के सभा के जो सदस्य हैं इनका निर्वाचन कौन करता है? इनका निर्वाचन करता है राज्य विधानसभा के सदस्य। यानी राज्य विधानसभा के अंदर जो है जब मतदान होता है तो यहां तो हम जो हैं ये मतदान करने जाते हैं। सामान्य जनता वोट करती है किसमें? राज्य के विधानसभा में। और प्रत्येक राज्य यहां से जो है अपने लिए क्या भेजते हैं? राज्यसभा में सदस्य चुनते हैं। राजस्थान जो है अपने लिए अलग से 10 सदस्य भेजता है। उसी प्रकार यूपी जो है अपने लिए अलग से 31 सदस्य भेजता है। उसी प्रकार महाराष्ट्र अपने लिए अलग से 19 सदस्य भेजेगा। कुल मिला के राज्यसभा में सीटों की संख्या तो अलग अलग है। किसके अनुसार? किसके अनुसार? जनसंख्या के अनुसार। वो अभी देखेंगे बाद में कौन सी जनसंख्या के अनुसार हो रहा है। लेकिन अलग अलग राज्यों से सीटों की संख्या राज्यसभा में क्या है? अलग अलग। लेकिन हम एक बात तो समझ गए, एक बात ये समझ गए कि संविधान ने राज्य के स्तर पे कानून बनाने के लिए राज्य विधानमंडल का प्रावधान कर रखा है। और इसके साथ ही साथ
एक गिफ्ट और दे रखा है। क्या दे रखा है? एक गिफ्ट और दे रखा है। और वो गिफ्ट क्या है? गिफ्ट ये है कि जो केंद्र के स्तर पे जो कानून बनाने वाली जो ऑर्गन है संसद, ये केंद्रीय स्तर के ऊपर है, लेकिन केंद्रीय स्तर के ऊपर भी जो राज्यसभा है, एक सदन, उसके अंदर राज्यों के लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले ये लोग यहां चुन के आते हैं। कुल मिला के यहां जो 10 लोग आएंगे, ये है तो राज्य के लोगों के रिप्रेजेंटेटिव ही, उनके द्वारा ही चुने गए हैं। समझ गए? तो कुल मिला के अपन ये कह सकते हैं, ये जो 10 सदस्य हैं, ये कुल मिला के राजस्थान के जो वोटर हैं उन्हीं का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, एक राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या गजब का गिफ्ट है, समझ रहे हो? राज्य के स्तर के ऊपर तो अलग से है ही, लेकिन बोनस क्या दिया है? बोनस ये है कि संसद का जो एक सदन है राज्यसभा, उसके अंदर भी विधानसभाओं से चुन के जाएंगे, राज्यों से दसिल से चुन के जाएंगे। अल्टीमेटली ये जो राज्यसभा है, इसको मैं राज्यों का सदन कह सकता हूं। क्या कह सकता हूं? राज्यों का सदन। ठीक है? मुझे एक बात बताओ, राज्यसभा होने से राज्य जो हैं अपने आप में स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं या कमजोरी? स्ट्रॉन्ग, कि राज्यों को भी यहां रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। तो केंद्रीय विधायिका में द्विसदन है, द्विसदनात्मक व्यवस्था है, बाइकैमरलिज्म। ये संघीय व्यवस्था का विशेषता है या एकात्मक की विशेषता है? संघात्मक की है। पूरा समझ गए अच्छे से? ठीक है, तो मैं इस फीचर को यहां लिख सकता हूं। थर्ड फीचर क्या हुआ? द्विसदनात्मक व्यवस्था। क्या हुआ भाई? द्विसदनात्मक व्यवस्था। और ब्रैकेट में लिख सकता हूं, ये है, इसे कहते हैं बाइकैमरलिज्म। और ब्रेक यहां लिखूंगा लोकसभा, ये लिखूंगा राज्यसभा, और इसके नीचे लिख सकता हूं राज्य। और राज्य क्या हो गए? स्ट्रॉन्ग हो गए। समझ गए क्या? आपको अभी तो 3 ही लिखे हैं। अभी कितने लिखे हैं? 3। ऐसी और कितनी सारी विशेषताएं होगी जो ये बताएगी कि इससे राज्य शक्तिशाली हुए हैं। और समझना है अभी आपको? चलो, जैसे आपने देखा कि कानून बनाने के लिए जो विषय होते हैं, है ना, जो सब्जेक्ट्स होते हैं, उनका भी बंटवारा किया गया है। क्या किया गया? उनका बंटवारा किया गया है। यानी कि अलग अलग जो है वो सूचियां बनी हुई है, लिस्ट बनी हुई है। क्या बनी हुई है? लिस्ट बनी हुई है, सूची बनी हुई है। सूची कौन सी? यानी कि एक तो है, उसे कहते हैं संघ सूची। क्या कहते हैं? संघ सूची। यह है संघ सूची, यानी कि यूनियन लिस्ट। कौन सी लिस्ट? यूनियन। यह है राज्य सूची। राज्य सूची, इसे कहते हैं स्टेट लिस्ट। क्या कहते हैं? स्टेट लिस्ट। और ये जो है, ये है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, इसे कहते हैं कनकरेंट लिस्ट। क्या कहते हैं? कनकरेंट लिस्ट। समझ गए? इसका मतलब क्या हुआ कि संघ सूची में जो विषय लिखे हुए हैं, ये विषयों का आवंटन जो है वो 7वीं अनुसूची में है। कौन सी अनुसूची में है? जब अपन वापिस से अनुसूचियां पढ़ेंगे तब देखेंगे सब चीज कि कौन सी अनुसूची में क्या लिखा हुआ है। ठीक है?
लेकिन विषयों का आवंटन कर रखा है, अलॉटमेंट ऑफ सब्जेक्ट्स कर रखा है। यानी कि संसद को जो है, संसद को बिल्कुल एक डिफाइन कर रखा है कि आप इन्हीं सब विषयों के ऊपर कानून बना सकते हो, इसके अलावा नहीं। ठीक है। और राज्य सूची के अंदर क्या कर रखा है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट लिख रखे हैं। कृषि, ठीक है, जैसे कि स्थानीय व्यवस्था, स्थानीय जो लॉ एंड ऑर्डर होता है, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस इसी में आ गया, ठीक है, और छोटी मोटी जैसे सिंचाई, एग्रीकल्चर, छोटे मोटे सब्जेक्ट जो हैं वो किसको दे रखे हैं, राज्य सूची में राज्यों को दे रखे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंस राष्ट्रीय स्तर के ऊपर नहीं रखते हो, राज्य के स्तर पे इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो कुल मिला के कुछ विषय ऐसे लिखे गए हैं जिनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसको है, राज्य के विधानमंडल को है, विधानसभाओं को है। किसको है, विधानसभाओं को। मैं राज्य के विधानमंडल की जगह विधानसभा शब्द का यूज करूंगा, क्योंकि सामान्य रूप से लगभग राज्यों में विधानसभा ही है, और जहां विधान परिषद है भी वहां डोमिनेट तो विधानसभा ही करती है। समझ गए। तो राज्य के विधानमंडल का मतलब हो गया राज्य की विधानसभा। क्या हो गया, राज्य की विधानसभा। तो राज्यों को संविधान में बिल्कुल स्पष्ट कर रखा है कि इन विषयों के ऊपर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसको है, राज्यों को। किसको है, यह विशेषता राज्यों को मजबूत करती है या कमजोर करती है। मजबूत कर रही है, मजबूत कर रही है। तो इसी को क्या लिख सकता हूं मैं कि विषयों का आवंटन, ये क्या हो गई, संघ सूची का उदाहरण हो गया, सॉरी संघीय विशेषता का एक उदाहरण हो गया। तो इसमें थर्ड एक लिख सकता हूं, ये पढ़ रहे अपन कंटिन्यू। यहां पे फीचर्स किसके हैं, ये यहां पे है संघीय व्यवस्था है, ये संघीय व्यवस्था है, और यहां पे पढ़ रहे हैं एकात्मक व्यवस्था, एकात्मक व्यवस्था। संघीय व्यवस्था में क्या देखा, विषयों का आवंटन, विषयों का आवंटन, अलॉटमेंट ऑफ सब्जेक्ट्स, क्या कहेंगे, अलॉटमेंट ऑफ सब्जेक्ट्स, विषयों का आवंटन। और स्पेशल रूप से कहना चाहें अपन कह सकते हैं स्टेट लिस्ट, राज्य सूची। इससे राज्य मजबूत होते हुए दिखाई देते हैं। ये संघीय व्यवस्था का एक उदाहरण है। ठीक है, अभी एकात्मक की विशेषता अपन बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इसके साथ ही यदि कुछ आ गई है तो इसको अभी एक साथ कर लेते हैं ताकि अपना टाइम वापस से खराब नहीं हो। ठीक है, जैसे कि समवर्ती सूची के ऊपर कानून कौन बना सकता है, समवर्ती सूची पे दोनों बना सकते हैं, यानी कि संसद भी कानून बना सकती है और राज्य का जो विधानमंडल है वो भी कानून बना सकती है, राज्य का विधानमंडल। ठीक है, दोनों बना सकते हैं, लेकिन दोनों के अंदर भी आपस में कुछ विवाद हो जाए, कुछ अलग अलग बातें करें, तो किसकी बात प्रभावी होगी, किसका कानून प्रभावी होगा, संसद के द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी होगा। यहां जाके थोड़ी राज्य कमजोर हो गए कि समवर्ती सूची के विषयों पे अधिकार तो दोनों को दिया, लेकिन जब डिस्प्यूट हुआ तो बात राज्यों की नहीं मानी। इस व्यवस्था से राज्य कमजोर हुए। क्या हुए, कमजोर हुए कि नहीं हुए, क्योंकि बात किसकी मान ली, संसद की, राज्य विधानसभा की नहीं मानी। राज्य कमजोर होते किसकी विशेषता हो गई,
राज्य यदि कमजोर हो गए इसी व्यवस्था से तो एकात्मक शासन व्यवस्था क्या होगी, विशेषता होगी। तो मैं इसके साथ ही यदि इसको ऐसे लिख दूं, एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताओं में पहली विशेषता क्या लिखूं, ये लिख दूं, समवर्ती सूची के विषयों पर संसद के द्वारा बनाए गए कानून प्रभावी होते हैं। और इस व्यवस्था के साथ ही राज्य क्या हो गए, कमजोर हो गए। तो ये एकात्मक शासन व्यवस्था का उदाहरण हो गया। ठीक है। इसके अलावा और देखो, एक होती है ऐसे विषय जो तीनों में नहीं लिखे गए। जब संविधान का निर्माण किया गया तो कुछ ऐसे विषय भी थे जो ना तो संघ सूची में रहे, ना राज्य सूची में, ना समवर्ती सूची में, यानी कि ऐसे विषय जिनका जन्म ही समय के साथ में होगा। ठीक है। जैसे कि स्पेस टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, नया 5G टेलीकम्युनिकेशन, रोबोटिक्स वगैरह, आईटी, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। कंप्यूटर वॉरफेयर, इनका जन्म ही कब हुआ है, संविधान निर्माण के बाद में। तो ऐसे विषय जो किसी भी सूची के अंदर नहीं है उसे कहते हैं अवशिष्ट विषय। क्या कहते हैं, अवशिष्ट विषय, यानी कि जो किसी भी सूची में लिखे हुए नहीं हैं उसे कहते हैं रेजिडुअल सब्जेक्ट्स। क्या कहते हैं, रेजिडुअल सब्जेक्ट्स कहते हैं, अवशिष्ट विषय कहते हैं। ठीक है। और इन अवशिष्ट विषयों के ऊपर कानून बनाने का अधिकार किसको है, संसद को। किसको है, संसद को। ये लो, कर लो बात। इन पे भी संसद को, यहां भी संसद प्रभावी और यहां भी संसद ही है। और संसद कितनी, एक। राज्य क्या हो गए, कमजोर। कमजोर होते किसका एग्जाम्पल हो गया, एकात्मक शासन व्यवस्था का एग्जाम्पल हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से आपके मेंस में भी क्वेश्चन पूछते हैं और प्रीलिम्स में तो पूछते ही पूछते हैं, फेवरेट सब्जेक्ट है। ठीक है। यानी कि मैं इसी के साथ लिख दूं, एकात्मक विशेषताओं में दूसरी विशेषता, अवशिष्ट विषयों के ऊपर, अवशिष्ट विषयों पर कानून अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, का अधिकार संसद को है। या अवशिष्ट विषय जो हैं संसद के अधीन आते हैं। तो ये एकात्मक की विशेषता हो गई, समझ गए। एक बात बताओ, भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान कैसा संविधान है, इसके साथ में रिटन कैसा है, लिखित संविधान है। लिखित संविधान का अर्थ यह हुआ कि जैसे ही राज्यों के अधिकार छीने जाएंगे तो राज्य अपनी आवाज उठाने के लिए स्वतंत्र है। और सुप्रीम कोर्ट में जो है ये कह सकते हैं कि देखो भारतीय संविधान में क्या लिखा हुआ है। भारतीय संविधान में राज्यों को ये शक्तियां दी हुई है, लेकिन फिर भी केंद्र जो है हमारी शक्तियों का अतिक्रमण कर रहा है। तो भारतीय संविधान लिखित होने से राज्य पावरफुल होते हैं या कमजोर होते हैं, बताओ। पावरफुल हो रहे हैं तो ये किसकी विशेषता हो गई, संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता हो गई। तो नेक्स्ट, ये फोर्थ विशेषता थी। फिफ्थ कौन सी है, लिखित संविधान। ठीक है। भारतीय संविधान कैसा है, लिखित।
यानी कि लिखित संविधान। लिखित संविधान होने से फायदा यह है कि हम के राज्य जो हैं वो अपना दावा कर सकते हैं। ठीक है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट चीज, और लिखित संविधान तो है, लेकिन ये उम्मीद और है कि यदि राज्य सुप्रीम कोर्ट के पास में जाते हैं न्याय के लिए कि देखो संविधान में क्या लिखा हुआ है, तो एक्सपेक्टेशन ये की जा सकती है कि राज्य जो हैं वो क्या करेंगे, राज्य क्या करेंगे, नहीं सॉरी, सुप्रीम कोर्ट जो है वो इम्पार्शियली रूप से डिसीजन देगा, बिना किसी डर के भय के। समझ रहे हो? ऐसा क्यों? क्योंकि भारत की न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र है। कैसी है? स्वतंत्र। स्वतंत्र कैसे है? न्यायपालिका के अंदर जो न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल क्या है? फिक्स है। कार्यकाल क्या है? फिक्स। उन्हें न्यायाधीशों को उठाने की जो प्रक्रिया है वो भी क्या है? बहुत टफ है। ठीक है, उनका न्यायाधीश होंगे कौन ये निर्धारण भी जुडिशरी खुद ही करती है। न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट है उनके पूरे ऑफिस का खर्चा वो भी किस पे भारित है? संचित निधि के ऊपर भारित है। उसके लिए वोटिंग नहीं करनी पड़ती। ठीक है, और न्यायपालिका किस प्रकार से कार्य करती है, तो कार्य की निंदा जो है लोकसभा में संसद में नहीं कर सकते। तो कुल मिला के इतने सारे प्रावधान कर रखे हैं जिससे न्यायपालिका बिल्कुल क्या है? स्वतंत्र है। और फाइनली यदि न्यायपालिका के निर्णयों का यदि अपमान करते हो तो न्यायपालिका दंडित करने का अधिकार भी रखती है, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट। ठीक है, तो न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र है। तो न्यायपालिका स्वतंत्र होने से राज्य अपने आप में मजबूती फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं या कमजोर होते हुए दिखाई दे रहे हैं? बताओ, मजबूत ही हो रहे हैं, क्योंकि राज्य को ये एक्सपेक्ट है कि न्यायपालिका बिल्कुल फेयर डिसीजन करेगी। क्यों? क्योंकि न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र है। यानी कि स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक है, यानी कि बिल्कुल फ्री जुडिशियरी, फ्री जुडिशियरी। ये संघीय शासन व्यवस्था की क्या हो गई? विशेषता हो गई। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, कल अपने पढ़ा था कि भारत में विधायिका कितनी स्तरीय है? द्विस्तरीय। केंद्र का स्तर, राज्य का स्तर। कार्यपालिका कितनी स्तरीय है? द्विस्तर। केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार। और न्यायपालिका कितनी स्तरीय थी? एक स्तर। उसे कहे थे एकीकृत न्यायपालिका। क्या कहे थे? एकीकृत न्यायपालिका, यानी इंटीग्रेटेड जुडिशरी। उसमें क्या कहे थे इंटीग्रेटेड जुडिशरी में? कि सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, उसके नीचे क्या होते हैं? राज्यों के हाई कोर्ट, उसके नीचे क्या होते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। बात समझ गए? अमेरिका में क्या सिस्टम है? यूएस में यदि संसद ने कानून बनाया है तो उसे इन्फोर्स करने का राइट किसको है? सुप्रीम कोर्ट को। और राज्यों ने कानून बनाया है तो इन्फोर्स कौन करेगा? हाई कोर्ट। लेकिन भारत में ये सिस्टम तो कहां पे है? ये सिस्टम तो है यूएसए में। कहां पे है? यूएसए में, जहां पे द्विस्तरीय ही क्या है? जुडिशरी है, 2 टियर जुडिशरी है वहां पे। लेकिन भारत न्यायपालिका कैसी है? एकीकृत है। कैसी है? इसका मतलब हुआ चाहे से कानून संसद बनाओ, चाहे से राज्यों की राज्य विधानमंडल बनाओ, उन्हें एनफोर्स कराने का अधिकार जो है वो दोनों को है। सुप्रीम कोर्ट भी कराती है दोनों को इन्फोर्स, और हाई कोर्ट भी दोनों को इन्फोर्स करवाते हैं। समझ गए? पूरी की पूरी जुडिशरी जो है वो एक तरह से काम करती है, यूनिट के रूप में काम करती है। तो ये यूनिट होना, पूरी व्यवस्था का यूनिट होना, इंटीग्रेशन होना, इंटीग्रेशन या इंटीग्रेटेड जिसे कहते हैं, ये एकात्मक की व्यवस्था हुई
क्योंकि नाम ही है एकीकृत व्यवस्था। कैसी व्यवस्था? एकीकृत। तो ये एकीकृत व्यवस्था जो है ये यूनिटरी सिस्टम हुआ या फेडरल फॉर्म का एग्जाम्पल हुआ? यूनिटरी का हुआ तो इसे किस में लिखेंगे? यूनिटरी सिस्टम में लिखेंगे। तीसरा क्या लिखेंगे? अब हम लिखेंगे इंटीग्रेटेड जुडिशरी। ठीक है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी यानी कि एकीकृत न्यायपालिका। ये किसका एग्जाम्पल हो रहा है? साथ में एकात्मक शासन व्यवस्था के एग्जाम्पल हो रहे हैं। आप इतने एग्जाम्पल से अभी तक आप समझ पा रहे हो क्या कि एकात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है और संघीय शासन व्यवस्था क्या होती है? ठीक है, इसी प्रकार के और एग्जाम्पल्स आप कैसे दे सकते हो कि ये एकात्मक का है, ये संघात्मक का है। देखो, ये है राज्य। ये क्या है? राज्य। ये राज्य की है विधायिका और ये है राज्य की कार्यपालिका। ठीक है, राज्य की विधायिका जो कानून बनाती है उसमें विधानसभा आती है, विधानसभा, उसी में विधान परिषद आती है और उसी में राज्यपाल भी आते हैं जिसे गवर्नर कहते हैं। समझ गए क्या? कुल मिलाके राज्य की विधायिका के अंदर वो कानून तब तक नहीं बनेगा जब तक कि राज्यपाल भी उस किसी प्रस्ताव को पारित नहीं करे। किसी विधेयक को विधानसभा विधान परिषद में पास होने के बाद में फाइनली राज्यपाल साइन होने के बाद में ही तो वो अधिनियम बनता है। अब राज्यपाल कौन है? राज्यपाल कौन है? कार्यपालिका का प्रमुख भी कौन है? इधर राज्यपाल है। राज्यपाल क्या होता है? राज्यपाल जो है ये राज्य की जो कार्यपालिका है, राज्य कार्यपालिका उसका संवैधानिक प्रमुख होता है। क्या होता है? संवैधानिक प्रमुख, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। किसका? कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट। राज्यों की बात कर रहे हैं, राज्य के स्तर पे। ठीक है, लेकिन ये राज्यपाल जो है ये किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? इस राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति तो अपॉइंटमेंट करते हैं, लेकिन सलाह किसकी होती है? पीएम की। किसकी होती है? और पीएम बोले तो केंद्र सरकार का प्रमुख, केंद्र सरकार का प्रमुख। अब मुझे एक बात बताओ, केंद्र सरकार जो है राष्ट्रपति के द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करवाती है। राज्य की विधायिका, जिसको राज्य के क्षेत्र में कानून बनाने का पूरा अधिकार है राज्य सूची के विषयों के ऊपर, उस राज्य की विधायिका के अंदर भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, फाइनल स्टेज राज्यपाल की, ये बिल्कुल फ्री नहीं है। ये केंद्र सरकार का ही रिप्रेजेंटेटिव है, केंद्र सरकार के ही एजेंट आप कह सकते हो। ऐसे इनके ऊपर लांछन लगते हैं। ठीक है, और ऐसा ही सामान्य परिस्थितियों में देखने के काफी सारे एग्जांपल्स मिलते हैं जहां पे राज्यपाल जो है साफ साफ केंद्र सरकार के एजेंट की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, राज्य और केंद्र के बीच में विवाद का एक प्रमुख कारण ही यह होता है कि यहां राज्यपाल जो है यहां कानून पास होने ही नहीं दे रहे, राज्यपाल जो है कोई काम होने ही नहीं दे रहे। राज्यपाल है कौन? अल्टीमेटली केंद्र सरकार के एजेंट। कौन है? मुझे एक बात बताओ, राज्यपाल के पद होने से
या राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के कहने पे करी जाती है, ऐसा होना राज्यों के लिए नेगेटिव है या पॉजिटिव? बोलो, नेगेटिव है। राज्य कमजोर फील कर रहे हैं कि हमें तो राज्य सूची के विषय पे भी कानून नहीं बना सकते बिल्कुल फ्री होके, क्योंकि राज्यपाल क्या है? केंद्र सरकार का एजेंट है। ठीक है, तो ये एकात्मक शासन व्यवस्था क्या हो गई? विशेषता हो गई। तो मैं इसको जो है इसको यहां लिख सकता हूं, एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता में क्या लिखूं? नेक्स्ट पॉइंट, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा पीएम की सलाह पर की जाती है। ठीक है, अल्टीमेटली एकात्मक का हो गया। कुल मिला के राज्यों के अंदर केंद्र सरकार जिनकी नियुक्ति करती है वो अल्टीमेटली राज्य के अंदर काम करते हैं, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव किसके होते हैं? केंद्र के होते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आप क्या कहोगे? आपने नाम सुना होगा इनका, तैयारी इसी की कर रहे हो। ये अखिल भारतीय सेवाएं हैं। क्या है? अखिल भारतीय सेवाएं, यानी कि ऑल इंडिया सर्विसेज। अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं? ऑल इंडिया सर्विसेज IAS होती है। ठीक है, यानी कि इसे कहते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी कि कहे इसे भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा। ठीक है, एक होता है IPS, P से पुलिस, भारतीय पुलिस सेवा, और एक होता है IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। कौन सर्विस है? भारतीय वन सेवा। ऐप से यहां पे फॉरेन मत लगा देना, फॉरेन वाले जो हैं ये अखिल भारतीय सेवा नहीं है, ये केंद्रीय सेवा है। ठीक है, IFS। चलो एग्जाम्पल के लिए, IAS की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। किसकी सलाह से? UPSC की सलाह से। अरे UPSC एग्जाम कंडक्ट करवाती है, उसके बाद में लिस्ट जारी करती है, और राष्ट्रपति कहती है कि मेरी नजर में ये जो लिस्ट वाले लोग हैं ये उचित है, इनको आप IAS बना दो। और IAS की नियुक्ति कहां होती है? राज्यों के अंदर। तो राज्यों के अंदर पूरी प्रशासनिक व्यवस्था, जैसे एक जिला के अंदर जिला कलेक्टर जो होते हैं वो पूरे एक जिला के प्रशासनिक व्यवस्था के मालिक होते हैं। तो एक राज्य में जितने भी IAS होते हैं वो प्रशासनिक व्यवस्था के हेड होते हैं एक तरह से, और वो IAS किसके रिप्रेजेंटेटिव कहो या ऐसे कहो किसके द्वारा अपॉइंटेड है? केंद्र सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? मुझे एक बात बताओ, राज्य कमजोर नहीं हो गए क्या कि IAS की नियुक्ति जो है वो राज्य के स्तर पे नहीं हुई, वो केंद्रीय स्तर से राष्ट्रपति के द्वारा की गई है? तो केंद्र का इंटरफेरेंस हुआ कि नहीं हुआ? इधर राज्य कमजोरी फील करे कि नहीं करे? और राज्य कमजोर फील होते ही व्यवस्था किसका एग्जाम्पल हो गया? एकात्मक शासन व्यवस्था का एग्जाम्पल हो गया। इसी को मैं यहां लिख सकता हूं। नेक्स्ट, अखिल भारतीय सेवाएं। क्या लिखूंगा? अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज। ठीक है, ये किसके एग्जाम्पल है? अखिल भारतीय सेवा, एकात्मक शासन व्यवस्था। जहां जहां एक आता है वो एकात्मक शासन व्यवस्था है। जैसे मैं आपसे पूछूं, भारत में नागरिकता कितने प्रकार की है?
आपकी दोहरी नागरिकता है या एकल नागरिकता है, आप भारत के ही नागरिक हो या राजस्थान के भी नागरिक हो, केवल भारत के नागरिक हो। हमारे यहां ब्रिटेन से एकल नागरिकता अपनाई है, सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल बोले तो एक बोले तो एकात्मक शासन व्यवस्था। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया, क्या हो गया, एकल नागरिकता, यानी कि सिंगल क्या हो गया, सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। और ऐसे कौन से प्रोविजंस हैं जो आपको बताते हैं कि इससे संघीय शासन व्यवस्था हुई है या इससे केंद्रीय ये एकात्मक शासन व्यवस्था हुई है। कुछ भी फीचर्स ले लो एग्जांपल के लिए, देखो ये है संविधान और इसमें करना है हमें संशोधन। क्या करना है, संविधान में संशोधन करना है, ठीक है। संशोधन में क्या है, आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 क्या कहते हैं, कुछ प्रावधान ऐसे हैं संसद संविधान के जिनको संसद जो है वो विशेष बहुमत से चेंज कर सकती है और इन प्रावधानों में संशोधन करने के लिए राज्य की विधानसभाओं को पूछा भी नहीं जाता। इस संविधान में ही संशोधन कर दिया और राज्यों से पूछा भी नहीं। कुछ प्रावधान है ऐसे, तो भारतीय जो संविधान में संशोधन करना ये कुल मिला के लचीला संशोधन हुआ कि नहीं हुआ, लचीला सिस्टम हो गया संशोधन संविधान का, जिसको चेंज करना बहुत आसान हुआ। संसद अपने स्तर पे चेंज कर सकती है, राज्यों से पूछती भी नहीं है। तो ये एकात्मक का क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। राज्य क्या हो गए इसमें, कमजोर हो गए। तो इसके अंदर क्या लिख सकता हूं मैं, एकात्मक के अंदर व्यवस्था लिख सकता हूं लचीला संविधान। लचीला संविधान इसका मतलब क्या हो गया, कुछ प्रावधानों में संशोधन केवल संसद द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। ये हो गया लचीला संविधान। उसी प्रकार कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो संविधान की मुख्य विशेषता है, उनमें संशोधन करने के लिए एग्जाम्पल, जैसे मान लो ये विषयों का आवंटन है, विषयों का आवंटन। तो विषयों का आवंटन किस प्रकार से हुआ है, इसमें यदि चेंज होगा तो क्या इसके चेंज होने से राज्य प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि विषयों के आवंटन में जो है वो राज्य सूची का उल्लेख भी है। किसका उल्लेख है, राज्य सूची का। तो संविधान के ऐसे प्रावधान जिनमें राज्य प्रभावित हो सकते हैं, उन प्रावधानों में बदलाव करने के लिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया लचीली नहीं है, कठोर है। कैसी है, कठोर। वहां पे संसद से पास होने के बाद में आधे से ज्यादा राज्य जो हैं वो सामान्य बहुमत से पारित करने जरूरी है किसी भी संशोधन को, तभी संशोधन पारित हो पाएगा। कुल मिला के ऐसा नहीं है बस आधे प्रावधान तो लचीले हैं, लेकिन कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो राज्यों के लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं, उनमें संशोधन करने के लिए संसद जो है वो तो 2/3 बहुमत
प्रेजेंट इन वोटेड, या कह सकते हो कुल का आधे से अधिक T/2+1, इससे पास करेगी करेगी। लेकिन इसके बाद में आधे से अधिक जो राज्य हैं, आधे से अधिक राज्यों के द्वारा भी क्या होना चाहिए, के द्वारा भी पारित होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रोविजन से राज्य मजबूत हो रहे हैं कि कमजोर हो रहे हैं? बोलो, मजबूत हो रहे हैं। इसे क्या कहते हैं, संघीय विशेषता। तो इसको मैं क्या कहूंगा, संघीय विशेषता में कुछ, या ऐसे लिख दूं सीधा ही, कठोर संविधान, यानी कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें चेंज कैसे होगा, आधे से अधिक राज्यों की सहमति, आधे से अधिक राज्यों की सहमति। इस प्रकार अपन एक बात देख सकते हैं कि इतने अनेक प्रोविजन ऐसे हैं भारतीय संविधान में जो संघीय की व्यवस्था की बात करते हैं, और साथ ही अनेक प्रावधान ऐसे भी हैं जो एकात्मक शासन व्यवस्था की बात करते हैं। समझ गए? बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, हर जितने भी हैं, जैसे मूल अधिकार देखेंगे तो मूल अधिकारों से संबंधित जितने भी कानून बनाने होते हैं, तो कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसको है, संसद को है। राज्य के स्तर पर राज्य की विधायिका जो होती है वो मूल अधिकारों के संबंध में कानून नहीं बना सकती। समझे? इसका मतलब ये प्रावधान क्या हुआ, एकात्मक का हुआ। राज्यों का अधिकार है ही नहीं कि मूल अधिकारों संबंध में कुछ कानून बनाए। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी, उनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार किसको हुआ, संसद को हुआ। ठीक है, बाल संरक्षण, बच्चों के लिए कौन बनाएगा कानून, संसद बनाई, राज्य नहीं बनाए। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। मूल अधिकारों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसको है, संसद को। तो किसकी विशेषता हो गई, एकात्मक की विशेषता हो गई। ये लो, एकात्मक, क्या लिखूंगा यहां पे, मूल अधिकारों के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, का अधिकार संसद को है, संसद को है। ये लो, ठीक है। इसके अलावा और कौन से प्रावधान हैं? राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर तो पूछते हैं, हटाने की प्रक्रिया में पूछते ही नहीं है विधानसभाओं को। विधानसभाओं को हटाने के एकात्मक की विशेषता हो गई, यानी कि महाभियोग, क्योंकि राष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यों के भी तो हैं, हमारे भी तो राष्ट्रपति हैं। तो महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है, महाभियोग की प्रक्रिया में क्या नहीं करते, राज्य विधानसभाओं का प्रतिनिधित्व नहीं होना। राज्यसभा तो होती है, लेकिन राज्य विधानसभाओं को, इसको ऐसे भी लिखते हैं, ये अच्छा ज्यादा सही रहेगा। राज्य विधानसभाओं का भाग नहीं लेना, ये किसी की विशेषता हुई, एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता हुई। और देखो बहुत सारी विशेषताएं हैं, जैसे कि आपातकाल,
क्या लगा भाई? आपातकाल। इमरजेंसी कौन लगाएगा? राष्ट्रपति। और आपातकाल लगा के आपातकाल की स्थिति में जो है, आपातकाल की स्थिति में राज्यों के अधिकार छीने जा सकते हैं, ठीक है? या ऐसे कहो राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन लगता है आर्टिकल 356 356 उसमें कि राज्य की विधायिका जो है ये असफल हो गई है संविधान के अनुसार कार्य करने में, ठीक है? तो क्या करते हैं? राज्य की कार्यपालिका असफल हो गई है संविधान के अनुसार कार्य करने में, तो राज्य की जो सरकार है उसको हटाया और राष्ट्रपति शासन लगा दिया। सारा राज्य का शासन जो है वो सीएम से छीन के राज्यपाल ने अपने अंडर में लिया और राष्ट्रपति ने अपने अंडर में लिया और राष्ट्रपति ने राज्यपाल के हाथ में सारी शक्तियां दे दी। तो राष्ट्रपति शासन से राज्य क्या हुए? कमजोर हुए। तो किसी एग्जांपल हो गया एकात्मक का, हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। इसी में लिख दूं मैं राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356, आर्टिकल 356। कितने सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हो गए जो ये साफ साफ बताते हैं कि भारत में एकात्मक शासन व्यवस्था के गुण भी हैं, और कितने एग्जाम्पल ऐसे हैं जो बताते हैं भारत में संघीय शासन व्यवस्था के एग्जाम्पल भी हैं। तो अल्टीमेटली हम क्या समझें? हम क्या समझें? भारत में व्यवस्था है कैसी? भारत में व्यवस्था है कैसी? यहां देखो, ये है, सपोज करो ये है पूर्ण रूप से यूनिटरी सिस्टम, ये पूर्ण यूनिटरी सिस्टम है, और इसको यदि मैं ऐसे कहूं ये पूर्ण रूप से फेडरल सिस्टम है, ये, ठीक है? और ये इनका सेंटर पॉइंट है बीच का। तो भारत यूनिटरी सिस्टम की तरफ है या फेडरल सिस्टम की तरफ है? संविधान के सारे प्रावधान देखें तो ये पाते हैं कि भारत जो है उसमें लगभग प्रावधान किसके हैं? यूनिटरी के हैं। किसके हैं? यूनिटरी के। लेकिन भारतीय संविधान जो है साफ साफ कहता नहीं है कि हम एकात्मक शासन व्यवस्था वाले हैं। संविधान क्या कहता है? हम तो फेडरल सिस्टम है। क्या सिस्टम है? फेडरल सिस्टम है, ठीक है? फेडरल शब्द को यूज नहीं करेंगे, फेडरल शब्द जो है उसको यूज नहीं करेंगे, लेकिन कहेंगे यही कि हमने शक्तियों क्या कर रखा है? बंटवारा कर रखा है। तो आपसे पूछे कि भारतीय संविधान कैसा है, तो आप कहोगे भारतीय संविधान ऐसा है, संघीय व्यवस्था है, लेकिन आत्मा कैसी है? एकीकृत है। कैसी है? एकीकृत। यानी आप कह सकते हो संघीय प्रारूप है, संघीय प्रावधान है, संघीय प्रावधान, लेकिन आत्मा कैसी है? कैसी है? एकात्मक वाली। कैसी है? एकात्मक वाली, ठीक है? इसी वजह से इसको कहा गया अर्धसंघात्मक व्यवस्था। क्या कहा गया? अर्धसंघात्मक व्यवस्था, अर्धसंघात्मक व्यवस्था, ठीक है? तो भारत इसे कहते हैं क्वासी फेडरलिज्म। क्या कहते हैं? क्वासी फेडरलिज्म, यानी कि अर्धसंघात्मक व्यवस्था कहां पे है? भारत के अंदर, ठीक है? ये आपको पूरी संघात्मक और एकात्मक शासन व्यवस्था कैसी होती है इसके बारे में, ठीक है? वापस से कर रहा हूं एक बार, समझ गए? इन शॉर्ट, संघीय शासन व्यवस्था विशेषता पहली, संसदीय शासन व्यवस्था कल पढ़ी थी, संघीय व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था। संघीय व्यवस्था होती क्या है, एकात्मक क्या होती है? यदि राज्य मजबूती फील करें संघीय, कमजोरी फील करें एकात्मक, ठीक है? विधायी शक्ति,
संसद बनाएगा संपूर्ण भारत के लिए, राज्य बनाएंगे अपने राज्य के क्षेत्र के लिए। तो राज्यों को यह अधिकार दे रखा है कि राज्य क्षेत्र के विषयों के ऊपर कानून बनाने के लिए राज्य की विधानसभा लक्ष्य है। तो कुल मिला के राज्य क्या हो गए? स्ट्रॉन्ग। और ये क्या होगी? संघीय व्यवस्था का एग्जाम्पल हो गया। यूनिटरी में क्या है? यूनिट बोले तो इकाई, इकाई बोले तो एक बोले तो सेंटर, सेंटर बोले तो केंद्र, यानी स्टेट क्या होंगे? वीक हो जाएंगे। यहां देखो, स्टेट राज्य मजबूती फील करते हैं, इसमें कमजोरी फील करते हैं। द्विस्तरीय विधायिका यानी राज्य के स्तर पर अलग से विधायिका है, द्विस्तरीय सरकार राज्य के स्तर पर सरकार है, जैसे सीएम कहते हैं। द्विसदनात्मक व्यवस्था यानी राज्यसभा के अंदर जो है राज्यों का प्रतिनिधित्व आता है, ठीक है। यूनिटरी में देखो, समवर्ती सूची के विषय पे कानून कौन बनाता है? संसद। राज्य भी बनाते हैं, प्रभावी किसके होंगे? संसद के। आवश्यक शक्तियों के ऊपर कानून कौन बनाता है? संसद। और इंटीग्रेटेड जुडिशरी कैसी है? भारत की जुडिशरी कैसी है? इंटीग्रेटेड है। ये लो, विषयों का आवंटन, राज्य सूची के विषय लिखे हुए हैं अलग से, लिखित संविधान है, इससे राज्य मजबूती फील करते हैं और इंश्योर है कि जो है फेयर डिसीजन होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास में बता सकते हैं कि संविधान में लिखा हुआ क्या है, क्योंकि संविधान क्या है भारत का? लिखित। और जुडिशरी क्या है? बिल्कुल स्वतंत्र है, कोई डर नहीं है, कठोर संविधान है। कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिसके अंदर आधे से अधिक राज्यों की सहमति अनिवार्य है, समझ रहे हो? तो वो फीचर क्या हो जाएगा? संघीय व्यवस्था का हो जाएगा। राज्यपाल की नियुक्ति पीएम की सलाह पे राष्ट्रपति के द्वारा, तो राज्यपाल क्या हो गए? एजेंट हो गए किसके? राष्ट्रपति के, ठीक है। और स्टेट के अंदर एक इंटरफियर की तरह काम करते हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज आईएएस आईपीएस की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति, ठीक है। राज्यों के अंदर काम कर रहे हैं। लचीला संविधान, राज्यों से बिना पूछे ही संविधान के कुछ प्रावधान चेंज हो सकते हैं, ठीक है। ये लो, मूल अधिकारों में कौन कानून बनाएगा? संसद। महाभियोग की प्रक्रिया में राज्यों को पूछते ही नहीं है। और राष्ट्रीय शासन के अंदर भी राज्यों को कमजोर किया जाता है। यूनिटरी और फेडरल के अंदर भारत जो है कहां ठहरता है? एकात्मक की तरफ ज्यादा ठहरता है। तो इसलिए भारतीय शासन व्यवस्था कैसी है? संघीय प्रावधान है तो सही, लेकिन एकात्मक ज्यादा है। इसे कहते हैं अर्धसंघात्मक व्यवस्था। क्या कहते हैं? अर्धसंघात्मक व्यवस्था, ठीक है। इसी अर्धसंघात्मक व्यवस्था को अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीज कही। कैसे? जैसे कि एक हुए ग्रेनविल ऑस्टीन, उन्होंने कहा भारत की जो व्यवस्था है एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। कैसी है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। यानी संघवाद तो है, लेकिन कैसा है? यह सहकारी संघवाद है। सहकारी संघवाद किसने कहा? ये ग्रेनविल ऑस्टिन ने, ठीक है। आइवर्जेनिक्स ने कहा कि भारतीय संविधान जो है वो ज्यादा किसकी तरफ झुका हुआ है? एकीकृत की तरफ झुका हुआ है, ठीक है। ऐसे ही क्वासी फेडरलिज्म किसने कहा? कैसीवेयर ने। कैसीवेयर, लिखो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।